मनोविज्ञान की आज की क्लास का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कार्य है। दोस्तों अधिगम जो सीखने की जो प्रक्रिया है, इसमें अभिप्रेरणा का क्या कार्य है? 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। शिक्षार्थियों के अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना। करेक्ट आंसर तो मुझे पहले वाला ही लग रहा है, क्योंकि शिक्षार्थियों को जो बालक जो होते हैं पढ़ने वाले, उनमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करना एक प्रकार का अभिप्रेरणा का प्रमुख कार्य होता है। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति को बढ़ावा देना। नहीं, ये वाला नहीं है। जिद्दी प्रकृति बनाना, ये भी नहीं है। नवीन अनुभव से अलग करना, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों फर्स्ट वाला है। बढ़ते हैं अपन दूसरे प्रश्न की ओर। प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है, यह कथन दर्शाता है। प्रत्येक छात्र स्वयं में विशिष्ट होता है, ये कथन क्या दर्शाता है? संवेगात्मक भिन्नता को, अभिप्रेरणा की भिन्नता को, व्यक्तिगत भिन्नता को, या फिर अधिगम प्रक्रिया की भिन्नता को। दोस्तों कोई बालक अगर स्वयं में विशिष्ट होता है तो दोस्तों ये व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। करेक्ट आंसर इसका सी वाला है, व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक छात्र में स्वयं को विशिष्ट दर्शाता है। तीसरा प्रश्न है, ऐसे शिक्षार्थी जिनकी बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान प्रकार की है और वे ज़्यादातर भविष्य में वकील, डॉक्टर, दार्शनिक और साहित्यकार आदि बनते हैं। अमूर्त बुद्धि के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर डॉक्टर बनते हैं, वकील बनते हैं, दार्शनिक और साहित्यकार बनते हैं। मूर्त बुद्धि वाले नहीं बनते। निष्क्रिय और सामाजिक इस ऑप्शन में नहीं आएगा। करेक्ट आंसर तीसरे वाले प्रश्न का है, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि वाले बालक जो होते हैं वो भविष्य में डॉक्टर, वकील, दार्शनिक और साहित्यकार जैसे पदों पर जाते हैं। अगला है दोस्तों चौथा प्रश्न, एक बालक पेन को नेप लिखता है, PAN को NAP लिखता है। दोस्तों बालक किस समस्या से ग्रस्त हैं? दोस्तों ये यहाँ पर लिखता है यानी लेखन संबंधी समस्या है, तो डिसग्राफिया इसका करेक्ट आंसर है। डिसलेक्सिया नहीं है, डिसकैलकुलिया भी नहीं है, गणितीय संबंधी है, डिसप्रेक्सिया ये भी नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बालक पेन को नेप पढ़ता है, बालक किस समस्या से ग्रस्त हैं? तो दोस्तों यहाँ पर पठन विकार से संबंधित पूछा गया है, तो पेन को अगर नैप पढ़ता है तो बालक पठन विकार से संबंधित है, इसलिए डिसलेक्सिया इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पर पेन को नैप लिखता है तो दोस्तों वो डिसग्राफिया उसका करेक्ट आंसर होता। यहाँ पर पठन विकार है तो डिसलेक्सिया आएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों छठा, आकलन का प्रयोजन है। आकलन का क्या प्रयोजन है? सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया में सुधार लाना। दोस्तों आकलन का तो यही प्रयोजन होता है कि सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सुधार लाना आकलन का प्रमुख प्रयोजन होता है। अगला ऑप्शन दूसरे भी देख लेते हैं, स्कूल के विभिन्न चरणों हेतु लक्ष्य को छोड़ना, ये वाला नहीं है। शिक्षार्थियों का नियमित परीक्षण करना, ये भी नहीं है। और शिक्षार्थियों की उपलब्धि को छोड़कर शिक्षण प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी नहीं। सातवां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रमुख पक्षधर कौन थे? दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूछा गया है, इसके पक्षधर कौन थे? तो दोस्तों इसके प्रमुख रूप से पक्षधर जो थे वो जॉन ड्यूई थे। जॉन ड्यूई सातवें प्रश्न का करेक्ट आंसर है, प्रगतिशील शिक्षा के पक्षधर थे। जीन पियाजे इसके आंसर नहीं है, सिगमंड फ्रायड और मेस्लो इसके आंसर नहीं है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा परिमार्जित करती है, क्या करती है? शिक्षा किसको परिमार्जित करती है? केवल बालक के अर्जित व्यवहार को, केवल बालक के मूल व्यवहार को, बालक के मूल एवं अर्जित दोनों व्यवहार को, या इनमें से कोई? दोस्तों शिक्षा जो होती है वो बालक के मूल व्यवहार और अर्जित व्यवहार दोनों को परिमार्जित करती है। करेक्ट आंसर है आठवें क्वेश्चन का सी वाला। तो दोस्तों वीडियो के सारे प्रश्न आपके टीचर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बढ़ते हैं अपन 9वें प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सृजनशील छात्र छात्राओं के विशेष लक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय अत्यधिक प्रभावी रहेगा। तो सृजनशील छात्र छात्राएं जो होती हैं, सृजनशील बालकों के लिए लक्षण दिए गए यहाँ पर, इनमें से कौन सबसे अत्यधिक प्रभावित रहेगा? तो उससे ठोस आंसर क्या होगा उसका? खेलकूद को विशिष्ट स्थान देना, कक्षा में मॉनिटर बनाना, विद्यालय छात्र परिषद का नेता बनाना, या स्वदेश बढ़त के अवसर परामर्श देना। तो दोस्तों स्वदेश बढ़त के अवसर परामर्श प्रदान करना, ये इसके लिए ज़्यादा प्रभावी आंसर रहेगा। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है। 10वां प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए सबसे अधिक महत्व देना चाहिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक किस बात पर बल दिया जाना चाहिए? शिक्षक के निर्णय पर, सामाजिक वातावरण को, वस्तुनिष्ठ परीक्षकों को, या फिर परिवार को जिससे बालक आता है? तो दोस्तों अगर प्रतिभाशाली बालक की पहचान करना है तो हमें सर्वाधिक महत्व किस बात पर दिया जाना चाहिए? हमें वस्तुनिष्ठ परीक्षकों पर बल दिया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर इसका सी वाला, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों पर सर्वाधिक बल दिया जाना चाहिए। 10वें नंबर का प्रश्न सी वाला करेक्ट आंसर है। 11वां प्रश्न है हमारा, मानसिक तनाव को दूर करने हेतु व्यक्ति आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियाँ अपनाता है। आत्म सुरक्षा अभियांत्रिकियाँ क्या हैं? ये क्या होती है? तो प्रेक्षण होती है,
पलायन होती है, उदात्तीकरण होती है या ये सभी? तो दोस्तों 11वें प्रश्न का आंसर जो व्यक्ति की आत्म सुरक्षा संबंधी अभियांत्रिकियाँ होती है, ये प्रेक्षणत होती है, पलायन और उदात्तीकरण, ये सभी आत्म सुरक्षा से संबंधित अभियांत्रिकियाँ हैं। करेक्ट आंसर इसका डी वाला है, उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। 12वां प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया था? दोस्तों बाल अंतर्बोध परीक्षण जो है ये एक प्रकार का टेस्ट है और इसका किस मनोवैज्ञानिक ने निर्मित किया था? तो दोस्तों ये अर्नेस्ट क्रिस के द्वारा बनाया गया था। अर्नेस्ट क्रिस ने इस परीक्षण का निर्माण किया था। तो करेक्ट आंसर है 12वें प्रश्न का अर्नेस्ट क्रिस। थॉर्नडाइक इसका आंसर नहीं है, विलियम स्टर्न भी नहीं है और सिगमंड फ्रायड भी नहीं है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, कर्ट लेविन द्वारा दिया गया अधिगम का सिद्धांत है। दोस्तों कर्ट लेविन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों इन्होंने द्वारा दिया गया था क्षेत्रीय सिद्धांत। क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया था, संबंधवाद का भी नहीं दिया था और कार्यात्मक अनुबंध। करेक्ट आंसर है 13वें का सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल है। दोस्तों वैलेंटाइन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार सीखने का आदर्श काल कौन सा है? तो दोस्तों वैलेंटाइन ने शेषवावस्था को सीखने का आदर्श काल बताया था। करेक्ट आंसर है 14वें का ए वाला। शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है। इस अवस्था में बालक जो भी सीखता है वो जीवन भर याद रहती है उसे, इसलिए वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल शेषवावस्था है। बाल्यावस्था इसका आंसर नहीं है, प्रौढ़ावस्था भी नहीं और किशोरावस्था भी नहीं। मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है, मूल्यांकन को व्यापक कब माना जाता है? जब सभी अध्यापक मूल्यांकन करें, बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन हो, सदुद्देश्य मूल्यांकन किया जाए, विषय वस्तु का भी मूल्यांकन हो। तो दोस्तों मूल्यांकन को व्यापक कब माना जाता है? जब बच्चों के व्यक्तित्व संबंधी सभी पक्षों का मूल्यांकन होगा, तभी व्यापक मूल्यांकन माना जा सकता है। करेक्ट आंसर इसका बी वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। दोस्तों ये सारे प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में आते रहते हैं और प्रश्नों का लेवल भी काफ़ी हाई है। इसी प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।